जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में, एक ऐसी खोई हुई सभ्यता जो टक्कर देती थी प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को। लेकिन उसकी कहानी आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये दुनिया कोई 5000 साल पहले हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में ही बसती थी। तो सवाल ये उठता है कि बिना शब्दों के इतिहास को पढ़ेंगे कैसे? यही बात तो सिंधु घाटी सभ्यता को इतना ज्यादा दिलचस्प बनाती है। देखिए, उनकी कहानी बताने के लिए ना तो कोई राजाओं की सूची मिली है, न ही कोई महाकाव्य। तो फिर इस पहेली को सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे? इसके सुराग छिपे हैं ऐसी ही छोटी छोटी खूबसूरत चीजों में। ये जो सामने है, ये एक हड़प्पाई मोहर है, सेलखड़ी नाम के पत्थर से बनी हुई। इस पर एक जानवर बना है और कुछ अजीब से निशान हैं। ये निशान एक ऐसी लिपि का हिस्सा है जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। सोचकर देखिए, लगभग 375 से 400 निशानों वाली ये लिपि उस पुरानी दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। तो ठीक है, चलिए इस जांच पड़ताल में और गहरा उतरते हैं। भले ही उनकी लिपि हमसे बात ना करती हो, लेकिन पुरातत्वविदों ने उनकी छोड़ी हुई चीजों से एक कमाल की कहानी जोड़ ली है। किन चीजों से? ईंटों से, मनकों से और अस्थियों से। देखिए, इस सभ्यता की कहानी कोई 100-200 साल की नहीं, बल्कि हजारों सालों में फैली है। शुरुआत होती है लगभग 6000 ईसा पूर्व में, जब यहाँ छोटे छोटे खेती करने वाले गांव बस रहे थे। और फिर 2600 ईसा पूर्व आते आते ये सभ्यता अपने चरम पर पहुंच गई। ये वही समय था जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे। इसी परिपक्व हड़क्का चरण में उन्होंने अपने वो शानदार शहर बनाए और फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास उनका पतन शुरू हो गया। तो अब चलिए सीधे चलते हैं उस जगह पर, यानी उनके कमाल के शहरों में। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मोहनजोदड़ो। इस नाम का मतलब है मृतकों का टीला। हड़प्पा के शहरों की एक बड़ी ही दिलचस्प बात थी उनका खाका। हर शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक ऊंचाई पर बना दुर्ग यानी सिटाडेल, और उसके नीचे एक बड़ा सा निचला शहर यानी लोअर टाउन। ये कोई यूं ही नहीं हो गया था, ये एक सोची समझी योजना की तरफ इशारा करता है। ऐसा लगता है जैसे दुर्ग शायद खास सार्वजनिक या जरूरी कामों के लिए रखा गया था, जो एक संगठित समाज को दिखाता है। और ये योजना कमाल की थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये शहर बस वक्त के साथ अपने आप बसते चले गए। नहीं, सब कुछ योजनाबद्ध था। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, जैसे एक ग्रिड हो। घर सब एक ही आकार की पक्की ईंटों से बने थे, मानकीकृत। और सबसे हैरान करने वाली बात, ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई और फिर उनके आसपास घर बनाए गए। लेकिन उनकी असली प्रतिभा, उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत था उनका जल निकासी तंत्र। हर घर की अपनी नाली थी जो सड़क की मुख्य नाली से जुड़ती थी। और ये नालियां खुली नहीं थीं, ढकी हुई थीं, और उनमें सफाई के लिए मैनहोल भी थे। आज के जमाने जैसा सिस्टम हजारों साल पहले, ये उस दौर के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी था। तो बात सिर्फ सड़कों और नालियों तक ही नहीं रुकती। अकेले मोहनजोदाड़ो शहर में अंदाजा है कि लगभग 700 कुएं थे। 700! इसका मतलब साफ है कि वहां के लोगों को साफ पानी की आपूर्ति मिले, इसका पूरा ध्यान रखा गया था। यह सार्वजनिक कार्यों के प्रति एक जबरदस्त प्रतिबद्धता दिखाता है। तो चलिए अब शहर के इस खाके से आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान केंद्रित करते हैं वहां रहने वाले लोगों पर, उनके काम धंधे पर, उनके उद्योगों पर और उस जबरदस्त व्यापार नेटवर्क पर जिसने उन्हें पूरी दुनिया से जोड़ रखा था। देखिए, हड़प्पा के लोग आला दर्जे के कारीगर थे, लेकिन उनका कच्चा माल बहुत दूर दूर से आता था। खूबसूरत लाल कार्नीलियन पत्थर आता था गुजरात से, गहरा नीला लाजवर्द मणि पहुंचता था अफगानिस्तान से, और तांबा वो तो राजस्थान और ओमान तक से मंगवाया जाता था। सोचिए कितना बड़ा आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क था उनका। और फिर चन्हूदड़ो जैसी खास जगहों पर इन कारीगरों का जादू चलता था। वही इन कच्चे माल को खूबसूरत मनकों में, मोहरों में और औजारों में बदल देते थे। और जब ये सामान तैयार हो जाता तो इसे वापस मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों में व्यापार के लिए भेज दिया जाता था। और ये व्यापार सिर्फ आसपास के इलाकों तक सीमित नहीं था, ये अंतर्राष्ट्रीय था। मेसोपोटामिया के पुराने लिखित रिकॉर्ड में मिलूहा नाम की एक जगह का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि मिलूहा हड़प्पा क्षेत्र का ही नाम था। वो लोग लिखते हैं कि वो मिलूहा से कार्नीलियन, सोना और लकड़ी जैसी चीजें आयात करते थे। इतना ही नहीं, हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया तक में मिली हैं, जो उस जमाने की एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का पक्का सबूत है। और फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास यह सब कुछ बिखरने लगा।
यह आखिरी और सबसे बड़ी पहेली। आखिर इतनी उन्नत, इतनी संगठित सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? कई दशकों तक इसके पीछे दो मुख्य सिद्धांत दिए जाते रहे हैं। एक था जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत कि नदियां सूख गईं, मौसम बदल गया और खेती करना नामुमकिन हो गया। दूसरा सिद्धांत था आक्रमण का, जिसे आर्य आक्रमण सिद्धांत कहा जाता था। इस सिद्धांत को मानने वाले मोहनजोदारो की गलियों में मिले कंकालों का हवाला देते थे, लेकिन यहां सुराग आपस में मेल नहीं खा रहे थे। वो कंकाल अलग अलग समय के थे और किसी बड़े युद्ध या हमले का कोई और सबूत मिल ही नहीं रहा था। तो एक तरह से यह मामला ठंडा पड़ गया था। सुराग कहीं नहीं ले जा रहे थे जब तक आधुनिक विज्ञान ने हमें एक नया सुराग नहीं दे दिया, और ये सुराग सीधे उन्हीं लोगों से आया था। ये नई जांच हमें ले जाती है राखी घड़ी, जो अब तक खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा शहर है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने वहां मिले कंकालों से कुछ ऐसा निकालने में कामयाबी हासिल की है जो सब कुछ बदल सकता है। उन्होंने निकाला प्राचीन डीएनए। एक नई तकनीक है जिसे पुरातत्व आनुवांशिकी कहते हैं। इसकी मदद से अब वैज्ञानिक एक ऐसा इतिहास पढ़ सकते हैं जो पत्थरों पर या कागज पर नहीं, बल्कि इंसान के डीएनए में ही लिखा होता है। और राखी गढ़ी से मिले इस डीएनए ने पूरी कहानी ही पलट दी। इससे पता चला कि हड़प्पा के लोगों की आनुवंशिकी में किसी बड़े विदेशी आक्रमण या प्रवासन का कोई सबूत है ही नहीं। वो इसी जमीन के लोग थे जिनकी जड़ें हजारों साल पुरानी थी। और असली बात तो ये है कि उनका डीएनए आज भी दक्षिण एशिया के ज्यादातर लोगों में मौजूद है। मतलब वो गायब नहीं हुए, वो यहीं रहे, बस वक्त के साथ बदल गए। तो इन अस्थियों ने, इन हड्डियों ने हमें कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बता दिया है। एक पुरानी गुत्थी सुलझ गई है, लेकिन जब तक हम उन 400 छोटे छोटे निशानों का मतलब नहीं समझ लेते, जब तक वो लिपि खामोश है, तब तक सिंधु घाटी की पूरी कहानी अभी भी सामने आनी बाकी है।